बच्चे लोग, वेलकम टू डाउटनेट। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं विजेता, आपके बायोलॉजी टीचर, और हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 1 की, जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जहां पर आज हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम थोड़े से इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बात कर लेते हैं। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरु बीजाणु जनन और भ्रूण कोश का निर्माण। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद चलिए जल्दी से एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। चिड़िया उड़ गई। चलो रिकैप लेते हैं, और रिकैप में हम क्या बात करते हैं कि हमने क्या बात करी थी अब तक। हमने अब तक क्या पढ़ा था कि पुष्प की संरचना, ठीक है, जहां पे हमने नर और मादा के बारे में पढ़ा था। हमने नर के भाग देखे, मादा के भाग देखे। ठीक है, कौन कौन से भाग थे? अगर आपको याद नहीं है तो वापस वीडियो में जाइए और वहां जाके देखिए कि कौन कौन से भाग थे। ठीक है, नर के 2 भाग थे और मादा के 3 भाग थे। अब नर का जो तीसरा भाग था वो क्या था? अंडाशय। पहला था वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका। ठीक है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 भाग थे उसके। ओके, तो वहां पर हमने क्या बात करी थी कि जो बीजांड होता है, जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है, और जो अंडाशय है वो किस में बदलता है? फल में। ठीक है, यही बात करी थी हमने कि जो बीजांड है वो बीज में और जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो बीजांड काय की संरचना की हमने बात करी थी कि वहां पे 2 आवरण होते हैं। जो बीजांड काय की संरचना थी तो वहां पे 2 आवरण थे। कौन कौन से थे? बाह्य और अंतः, 2 आवरण हो गए। ठीक, अब जहां पर ये आवरण नहीं था उसको हमने क्या कहा था? निभाग कहा था। और निभाग के जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा, ठीक है, ये था ना जैसे, तो ये जो निभाग, सॉरी, जहां पर आवरण नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा था ना इस तरीके से, है ना, तो इस वाले हिस्से को क्या कहा था हमने? बीजांड द्वार कहा था, है ना। इसके जस्ट अपोजिट ये वाला हिस्सा जहां पे ये आवरण नहीं है, इसको क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। ठीक है, ओके, ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने क्या कहा था कि भाई इसके अंदर क्या होता है? बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है, और बीजांड काय में मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, और यहाँ पर एक कोशिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अंड कोशिका बोलते हैं, जो मादा युग्मक का जहां पर निर्माण होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? युग्मक जनन की बात करेंगे हम। ठीक है, युग्मक जनन की बात करेंगे कि किस तरीके से मादा युग्मक का निर्माण होता है, कैसे मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि किस तरीके से बीजांड आगे चलकर मादा युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, हमने क्या बात करी थी कि जो बीजांड है आगे चल के मादा युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, ये बात करी थी हमने। तो मादा युग्मक का जो निर्माण की क्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। मादा युग्मक के निर्माण की जो क्रिया है वो कहलाएगी गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गुरु बीजाणु जनन हमको कुछ दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? मेगास्पोरोजेनेसिस बोला। ठीक है, क्या बोला? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो अपना चैप्टर हम इसी डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। ठीक, ओके, तो जी ये कह रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री करके 4 गुरु बीजाणुओं की रचना प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एक शब्द आ रहा है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री क्या है? तो भाई ये कहना चाह रहा है कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, यहां पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, जिससे क्या हुआ है? जिससे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है।
ठीक है, जिससे क्या हुआ, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या होता है फिर उसके बाद, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण भाई हो गया यहाँ पर। अब ये जो गुरु बीजाणु होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित, ठीक है, ये हमारे अगुणित होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे द्विगुणित। ठीक है, यहाँ क्या होगी, हमारी क्रोमोसोम्स की यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हम बीजांड के बारे में क्या बात कर रहे थे, याद है आपको कुछ, कि हमने बीजांड के बारे में क्या बात करी थी। तो जो बीजांड होता है उसके अंदर का जो भाग होता है, उसमें क्या होती है, बहुत सारे मृदुतक कोशिकाएं होती है। ठीक, तो बीजांड के परिवर्धन, तो हम क्या कह सकते हैं कि बीजांड के परिवर्धन, बीजांड काय के परिवर्धन या फिर हम भ्रूण कोश के परिवर्धन भी कह सकते हैं। ठीक है, बीजांड काय या भ्रूण कोश के परिवर्धन। ठीक है, बीजांड काय या भ्रूण कोश के जो परिवर्धन होता है या विकास होता है, परिवर्धन को क्या कहेंगे हम, विकास। इसकी जो क्रिया होती है, क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, क्या कहलाई वो, गुरु बीजाणु जनन कहलाई। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। मतलब जो मादा युग्मक जो होता है, ठीक है, मादा युग्मक के निर्माण की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, इसको हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि भैया मादा युग्मक के जो निर्माण की क्रिया है वो क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। ठीक है, या फिर जहां पर हमने बात करी थी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, ये जो पूरा प्रोसेस है ना बनने का, ये क्या कहलाएगा, गुरु बीजाणु जनन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल के हम बात करते हैं, चलो गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका, बीजांड का बनाते हैं। लो जी, ये बीजांड का स्ट्रक्चर बन गया हमारे। अब आप सोच रहे होंगे मैडम हर जगह यही स्ट्रक्चर बना देती है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको अच्छे से बनाना सीख लीजिए आप। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, बताइए, बीजांड मतलब ओव्यूल। ठीक है, अब हमने क्या बात करी थी कि इसके अंदर जो बीजांड काय होता है, इसके अंदर बहुत सारी मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये हरी हरी क्या है, कोशिकाएं हैं, किसमें, बीजांड काय में। ये क्या है, बीजांड काय यानी कि बीजांड काय। ठीक है, यानी कि न्यूसेलस, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी मृदुतक कोशिकाएं हैं। और वहीं पर एक और कोशिका भी होती है, इसमें एक और कोशिका होती है, क्या कहलाती है, अधोस्तरीय कोशिका, जो विभाजन के टाइम पे चलो हम बाहर लेकर आते हैं। यहाँ क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ विभाजन हुआ। अब ये जो कोशिका है यहाँ से अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है, कौन सी, अधोस्तरीय कोशिका, इसको हम बाहर लेकर आते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका को हाइपोडर्मल सेल। लीजिए, इसको हम यहां बाहर ले आए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी अधोस्तरीय कोशिका हो गई। करेक्ट, ओके। चलो अब यहां क्या होगा, ये जो अधोस्तरीय कोशिका है ये धीरे धीरे अपने आप को बड़ा कर लेती है। ठीक है, मतलब कि वो वृद्धि करती है। अब जब ये वृद्धि करती है तो क्या होता है, इसके अंदर की जो कोशिका होती है वो बड़ी होने लगती है, और बड़ी होके ये कोशिका क्या कहलाती है, प्रपशु कोशिका कहलाती है। ठीक है, ये कहलाई प्रपशु
कोशिका। ठीक है, क्या कहलाई? ये प्रपशु कोशिका कहलाई। ठीक है, अब ये जो प्रपशु कोशिका है, यहां पर क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, यहां क्या हुआ? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? विभाजन से, इसके विभाजन से क्या हुआ? विभाजन। तो इसके विभाजन से क्या होगा? यहां पर दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, यहां पर दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो वो दोनों कोशिकाएं कैसी दिखेंगी? ये देखिए, पहली कोशिका ये रही और दूसरी ये रही। ठीक है, तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। समसूत्री विभाजन होने पे जो पहली कोशिका होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ये वाली जो है, ये वाली होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक है, पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल। अब ये जो दूसरी कोशिका होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? तो भाई इस कोशिका को हम बोलते हैं बीजाणु जनन कोशिका। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है ना, ये कोई काम नहीं करती है, ऐਵੇਂ ही पड़ी रहती है, निठल्ली, बिल्कुल कुछ काम नहीं करना है, आलसी है, ना विभाजन करना है ना कुछ करना है, वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। लेकिन हमारी ये जो बीजाणु जनन कोशिका है ना, ये बेचारी बहुत काम करती है। ठीक है, ये क्या काम करती है? ये आगे चल के क्या करती है? ये क्या करती है? ये गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक है, क्या कर रही है? ये गुरु बीजाणु का निर्माण। ठीक है, और ये अपने आप को कैसा दिखाती है? ये दिखाती है कि जैसे ये क्या है? जैसे ये किसकी तरह? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह ये अपने आप को दिखाती है कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ जैसे कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कर रही है। ये वाली तो कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन ये क्या कर रही है? गुरु बीजाणु का निर्माण कर रही है और अपने आप को सबके सामने ऐसे दिखा रही है कि जैसे ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह भी काम करती है, अपने आप को ऐसा शो करती है। ठीक है, और जब ये जो कोशिका है हमारी, ठीक है, इसमें क्या होगा? आगे चलकर क्या करेगी ये? आगे चलकर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 4, ये जो है यहाँ पर 4 अगुणित बीजाणु बनेंगे। 1, 2, 3 और 4। क्या हुए यहाँ पर? 4 अगुणित बीजाणु बन गए यहाँ पर। ठीक है, कितने? 4। ठीक है, 4 अगुणित बीजाणु यहाँ पे बन गए। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये वाले जो है, ये क्या है? ये है क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है, क्या है ये? क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये। क्रियाशील। ठीक है, यहां लिख देती हूँ क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है, ये है क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब बाकी की ये जो तीनों है, ये कोई काम नहीं करती है, धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है ये। ठीक है, ये क्या हो गई? अपने आप नष्ट हो गई हैं। ठीक है, ये क्या होंगी? अक्रियाशील होती हैं ये। ये क्या है? अक्रियाशील। ठीक है, तो इनमें जो सिर्फ ये कौन सा वाला भाग है? ये ऐसे है ना, देखो ऐसे। तो ये जो निभाग होता है, ठीक है,
तो ये निभाग के पास वाली कोशिका है, ठीक है, निभाग के पास वाला ये गुरु बीजाणु, ठीक है क्या है, ये गुरु बीजाणु है, निभाग के पास वाला, सिर्फ यही क्रियाशील रहेगा, बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगी, ये अक्रियाशील होकर अपने आप गायब हो जाएंगी। अब जब ये गायब हो जाएंगी, देखो क्या होता है, जब हम बस में बैठे होते हैं ना, हमारे साथ 2 और लोग सीट पे होते हैं, हम क्या होता है, हम ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे हिल भी नहीं पाते ढंग से, है ना। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि भाई उसका स्टॉप आ गया उन दोनों का, क्या होता है फिर, हम चौड़ में आ जाते हैं कि भैया अब तो पूरी सीट अपनी है, आराम से बैठो, ऐसा ही सोचते हैं हम, है ना। तो बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। जब तक इसके साथ 3 और लोग सवार कर रहे थे ना, बस में सवारी कर रहे थे, तो भाई बेचारा एकदम किनारे पे ऐसे था। लेकिन जैसे ही ये तीनों उतर गए तो भाई ये चौड़ में आ गया, और चौड़ में आने के बाद ये कैसा हो गया, देखो आप, चौड़ में आने के बाद ये ऐसा था, ऐसा हो गया। अब तो भैया पूरी सीट मेरी है, मजे में बैठूंगा मैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब चलते चलते कहने लगा यार अब तो मैं बोर हो रहा हूं, मैं क्या करूं, तो इसने सोचा चलो मैं समसूत्री विभाजन कर लेता हूं अपने अंदर, ठीक है। इसने क्या किया, अपने अंदर समसूत्री विभाजन कर लिया। इसने क्या किया, अपने अंदर समसूत्री विभाजन कर लिया, ठीक है। ये यहाँ क्या था, बीजांडकाय में फैल गया था, ये क्या था, बीजांडकाय था ना, ये बीजांडकाय में ये फैल गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो गया, तो इसने क्या किया, यहाँ का जो केंद्रक था, यहाँ पर 2 केंद्रक का निर्माण हो गया, एक ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पर 2 केंद्रक का निर्माण हो गया, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ओके। ये क्या है, हैप्लॉइड है, करेक्ट। अब ये जो 2 केंद्रक हैं, ये दोनों क्या करेंगे, ये ध्रुव की ओर जाने लगेंगे, मतलब ये यहाँ बीच की ओर आने लगेंगे दोनों, ये यहाँ पहुंच जाएंगे, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ध्रुव की ओर खिसकने लग जाएंगे। अब क्लास में कोई ध्रुव तो नहीं है ना, पहले देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्रुव की ओर खिसकने लग गए, फिर क्या होगा, जब ये ध्रुव की ओर खिसकेंगे तो ये फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे अपने आप में, ठीक है, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, तो क्या हुआ, 4 जो है ये क्या हुआ, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। देखो यहाँ 2 थी, एक निर्माण इसने किया, एक इसने किया, तो कितना हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। अभी समझ में आया, ठीक है। अब जब ये फिर से यहाँ पे समसूत्री विभाजन करेंगे, ठीक है, समसूत्री विभाजन, अभी भी इनका मन नहीं भरा विभाजन करने से, देखो कितने बार ये डिवाइड हो रहे हैं, ये बोर ही नहीं हो रहे डिवाइड होने से, बार बार अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, लो भाई कर देते हैं, फिर 4 यहां हो गई और 4 यहां हो गई, ठीक है। इसके बाद यहां पर भ्रूण कोश का निर्माण होता है, यहां पर क्या होता है, भ्रूण कोश का कोश, भ्रूण कोश, गलत हो गया, भ्रूण कोश का निर्माण, फिर से गलत लिख दिया, बार बार गलती हो जा रही लिखने में, भ्रूण कोश, हाँ अब ठीक हो गया। यहां पर क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है इसके बाद, ठीक है। तो फाइनली हम भ्रूण कोश तक पहुंच गए हैं इतने सारे विभाजन के बाद, ठीक है। चलो एक बार और इसको समझा देती हूँ, अच्छे से समझना, सीट की पेटी अपनी बांधे रखना, सीट की बेल्ट अपनी बांधे रखना, बिल्कुल हिलना नहीं है, ठीक है। एरोप्लेन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, हो सकता है ट्रबुलेंस हो गया तो ऐसे ऐसे हिल जाओगे, फिर मत कहना मैम हम हिल गए, हमको समझ में नहीं आया। इसलिए अभी आपका पायलट क्या बोल रहा है कि अपनी सुरक्षा पेटी बांधे रखें, बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलना है,
ठीक है, मौसम खराब है, ठीक है, हिल सकते हो अपनी जगह से, इसलिए ना हिलो, इसीलिए अपनी अपनी बेल्ट बांध के रखो। और समझो फिर से कि ये डायग्राम आपको क्या समझाना चाह रहा है। ये कह रहा है भाई कि ये एक ओव्यूल था, मतलब बीजांड था। इस बीजांड के अंदर क्या है, बीजांड काय है, और हमें पता है कि बीजांड काय के अंदर क्या होता है, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। अब यहीं पर एक और कोशिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, अब ये विभाजन के बाद कोशिका बाहर निकल के आ गई, हम इसको बाहर निकाल लाए, ये बोर हो रही थी अंदर। ठीक है, हमने कहा तुम बोर मत हो, चलो तुम्हें बाहर घुमा के लाते हैं। तो ये बाहर यहाँ घूमने आ गई। अब जब ये घूमने आ गई तो भाई इसको बड़ा अच्छा लगने लगा। इसने कहा जब मैं बाहर आ गई हूँ तो क्यों ना मैं वृद्धि करती हूँ, हाँ मैं ग्रोथ करती हूँ। वहां अंदर इतनी सारी कोशिकाओं के बीच में मैं ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, अब मैं यहाँ अकेले हूँ तो मैं वृद्धि करूंगी। तो इसने क्या किया, ग्रोथ करी। अब जब इसने ग्रोथ करी, ठीक है, तो इसने अपना नाम बदल दिया। हाँ, नाम बदल दिया तो इसने अपना नाम क्या किया, प्रपशु कोशिका कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, एक जूनियर लेवल का अगर अकाउंटेंट है उसका प्रमोशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, सीनियर अकाउंटेंट। तो इसी तरह इसने क्या किया, जब ग्रोथ कर ली तो अपना नाम प्रपशु कोशिका कर लिया। ठीक, अब जब ये प्रपशु कोशिका बन गई, इसने कहा कि चलो क्यों ना मैं अपनी ब्रांच को और बढ़ा लेती हूँ। ठीक है, अब यह इसने क्या किया, समसूत्री विभाजन कर लिया यहाँ पर अपने आप को और बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया, एक कहलाई प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी बीजाणु जनन कोशिका। दोनों के नाम रख दिए इसने। लेकिन इसने ये भी बताया कि ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ना, ये बहुत ज्यादा आलसी है भाई, ये कोई काम नहीं करेगी, इसके डिपार्टमेंट में मत जाओ, क्योंकि ये डिवीजन नहीं करेगी। डिवीजन मतलब विभाजन नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके पास कोई नहीं जाता। फिर उसने क्या कहा कि भाई ये जो बीजाणु जनन कोशिका है ना, ये बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देगी आपको। तो लोगों ने इसके पास आना शुरू कर दिया। इसने क्या कर दिया, फिर गुरु बीजाणु जनन का निर्माण कर दिया। अब जब इसने गुरु बीजाणु जनन का निर्माण कर दिया तो लोग क्या कहने लग गए कि भाई ये तो अपने आप को क्या समझने लग गई है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका समझने लग गई है ये अपने आप को। ठीक है, तो कि चलो कोई बात नहीं, ये उसमें भी एग्री होगी, चलो ठीक है मैं समझती हूँ खुद को। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस बीजाणु जनन कोशिका में यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो गया अचानक से, कि भाई सब अलग अलग होने लग गए इसके डिपार्टमेंट से। तो जब अलग अलग हुए तो क्या हुए कि भाई ये डिपार्टमेंट 4 जगह बट गया, एक डिपार्टमेंट 4 जगह बट गया। अब जब वो 4 जगह बट गया तो भाई वहां पे क्या है, चल ही नहीं पाए 3 डिपार्टमेंट, तो एक ही डिपार्टमेंट चला उनमें से। सबको इतनी नॉलेज नहीं थी, काम कैसे होगा। तो भाई यहाँ पर जहां निभाग था, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो था, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट था, यहाँ पर जो कोशिका थी, सिर्फ वही कोशिका सरवाइव कर पाई। ठीक है, उसने अच्छे से काम किया, क्रियाशील थी, वो मेहनती थी, बाकी सब अक्रियाशील थे, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोचो एक ट्विस्ट आ गया कि जब ये अकेली बची तो इसने क्या कहा, भैया अब तो मैं ही राजा हूँ यहाँ का, कर लो तुम क्या करोगे। तो भाई ये चौड़ में आ गया, बिल्कुल फूल गया एकदम। अब जब ये फूल गई तो इन्होंने सब पे कब्जा कर लिया, सब पे कब्जा कर लिया इसने, किसने, बीजांड काय का जितना हिस्सा था इसने कब्जा कर लिया और चौड़ी हो गई। ठीक, अब जब ये चौड़ी हो गई तो इसने सोचा यार अब तो मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, क्यों ना फिर से अपने काम को क्या करें, डिवाइड कर लेते हैं, अकेली कब तक करूंगी। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन किया इसने और 2 केंद्रकों का, यहाँ पे 2 कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। ठीक है, इसने अपना जो बिजनेस था उसको 2 में डिवाइड कर दिया कि भैया एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, इतना बड़ा बिजनेस में संभाल नहीं पा रही थी। अब इन्होंने सोचा कि यार अब तो बिजनेस बढ़ गया हमारा, अब तो काम बढ़ गया, तो क्यों ना चलो समसूत्री विभाजन करके 2 का 4 कर लेते हैं। इन्होंने कहा जी ठीक है। अब इन्होंने 2 का 4 कर लिया, काम और बढ़ गया, फिर 4 का इन्होंने 8 कर लिया। भाई इस तरह करते करते क्या हुआ, इनका एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, भ्रूणकोश। कि अब आखिरी में ये जो भी काम करेंगे भाई उससे क्या होगा, कोई भी करे भ्रूणकोश होगा उनका। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भ्रूणकोश का निर्माण होगा। समझ में आया? ओके, तो अब हमारा क्या टॉपिक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें यही पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भ्रूणकोश का निर्माण। ठीक है, यहां हमें पता चल गया कि इसके बाद भ्रूणकोश का निर्माण होगा।
तो अब हम ये पढ़ते हैं कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होगा। बढ़े आगे, चलो जी। भ्रूण कोश मतलब एम्ब्रियोसेक, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, देखो कि इस तरीके से ये जो कोशिका, ये जो है, ठीक है, यहां पे ये 4 कोशिकाएं बनी, हमने यही पढ़ा अभी, है ना। यहां पर क्या थी, 4 कोशिकाएं, 4 केंद्रक जो है ये ध्रुवों पर मौजूद थे। यहां पर हमने देखा 4 केंद्रक ध्रुवों पर मौजूद थे, ठीक है, हमने यही देखा अभी, है ना। अब यहां क्या होता है, इसमें क्या होगा, अब 8 में से 2 केंद्रक जो होंगे, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 8 है ना, इनमें से 2 केंद्रक जो होंगे वो क्या करेंगे, वो दोनों धीरे धीरे क्या करेंगे, साइड से मध्य की ओर आने लग जाएंगे। ये हैं, ऐसे रह जाएंगे, और ये जो है धीरे 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 मध्य की ओर आने लग जाएंगे, यहां आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बीच में 2 केंद्रक जो होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बीच में ये जो है क्या हुआ, बीच में 2 केंद्रक बन गए। ये देखो यहां क्या हो रहा है, 2 केंद्रक, ठीक है, किसमें, बीच में, ठीक है, 2 केंद्रक यहां पे बीच में आ गए। ये दोनों देखो पास आने लग गए थे ना, यहां 3 रह गए, यहां 3 रह गए, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहां पर ये जो है, यहां पर क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, ठीक है, कहां, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य में विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो ये केंद्रक अपनी अपनी कोशिका द्रव्य में विभाजन करेंगे, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये, ठीक है। विभाजन किस में करेंगे, ये कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अपने अपने कोशिका द्रव्य में ये विभाजन करेंगे। उससे क्या होगा, तो जी उससे ये होगा, उससे क्या होगा, तो ये कोशिका का निर्माण कर देंगे उससे, ठीक है। अब इसने किया, एक कोशिका बन गई ऐसे, ठीक है, 2 बन गई, 3 बन गई, इस तरीके से ये देखो, ठीक है। और ये वाली जो थी ये भी बन गई। अभी ये कोई स्ट्रक्चर जाना पहचाना लग रहा है आपको, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, ये यहां पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना यहां पर बनी है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना यहां पर बन गई है, ठीक है, यहां पर बन गई है, ठीक है। और अब जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, ठीक है, ये क्या कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। इसको हम गुरु बीजाणु, इसको हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन भी बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो संरचना है ये किस तरह दिखाई देगी हमको, अब वो देखते हैं। ये संरचना ऐसी बनी, इस तरीके से ये है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये है, ओके।
अब अब कोशिका बनी यहाँ पर, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, ये कोशिकाएं थी इस तरीके से, है ना। अब ये 7 कोशिकाएं हैं, है ना। तो 7 कोशिकाओं में क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र थे, ठीक है। हमने क्या बोला, यहाँ पर क्या होगा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना बनेगी। बन गई है ना, बन गई जी, ओके बन गई। चलो अब क्या, अब जब अब ये जो बन गई है, यहाँ पर क्या होगा, अगर ये विभाजन करेगा, हाँ अगर ये विभाजन करेगा कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में अगर क्या करेगा, विभाजन करेगा, तो क्या बनेगा बताइए। तो ये कोशिका का निर्माण करेगा अलग अलग, ठीक है। तो ये अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करेगा, और कुछ कोशिका द्रव्य बच गया तो, अब कुछ कोशिका द्रव्य जो बच जाएगा वो क्या करेगा, अगर कुछ कोशिका द्रव्य बच गया तो वो मिलकर क्या करेंगे, दोनों साइड से कोशिका बनाते हैं, दोनों साइड से कोशिका बनाते हैं, ठीक है। दोनों साइड से कोशिका बनाते टाइम ये क्या करेंगे, बीच में आके कोशिका का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। देखो ये जो केंद्रक है, ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली में इसमें, ये जो केंद्रक हैं इन सब ने क्या किया, ये जो क्या है, ये 7 केंद्रक है, इन 7 केंद्रक ने क्या किया, जो इनका कोशिका द्रव्य था ना, यानी साइटोप्लाज्म था, हाँ वो क्या किया उन्होंने, उसमें विभाजन कर दिया, ठीक है, कोशिका द्रव्य में विभाजन कर दिया। जब इन्होंने विभाजन किया तो ये कोशिकाएं इस तरीके से बन गई, ठीक है, कोशिकाएं बन गई। अब इनको बनाते समय जो थोड़ा बहुत कोशिका द्रव्य इन सबसे बच गया, वो कहाँ गया, वो यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ इस तरफ आने लगा, ऐसे आया, ऐसे आके ये वाली कोशिका बना दी उसने, समझ गए। इस तरीके से 7 कोशिकीय, इस तरीके से 7 क्या है, कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना यहाँ पर बनाती। अभी क्लियर सबको, कोई डाउट बताइए। जिस तरीके से एक कोशिका जो है वो क्या करेगी, अपने कोशिका द्रव्य में विभाजन करके कोशिका बना देती है, बिल्कुल ये सारा प्रोसेस वैसे ही चलेगा, ठीक है। ओके अब क्या बचा हमारा इसमें, हाँ पर इसमें क्या है कि इसमें मादा युग्मक तो अभी बनेगा, जो हमने देखा भी नहीं। इसमें क्या होगा, मादा युग्मक अभी बनेगा, ठीक है। तो चलो इनको नाम भी दे देते हैं अब, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। तो इनको क्या नाम देंगे हम, ये जो 3 है कोशिका, ठीक है, निभाग के साइड वाली जो सेल है ये, ठीक है, तीनों, इनको क्या कहेंगे हम, इन तीनों को क्या कहेंगे हम, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रतिव्यसांत कोशिका, प्रतिमुख कोशिका या प्रतिव्यसांत कोशिका, दोनों ये नाम आपको देखने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फीपोडल सेल। ओके, और इसके बाद ये जो बीच वाली है इसको क्या कहेंगे हम, मध्य में जो है एक जो कोशिका है ये मध्य में, इसको क्या कहेंगे हम, ध्रुवीय, क्योंकि ये ध्रुवीय ना बीच में जा रही है, ध्रुवीय कोशिका,
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर सेल। ठीक है, इसको क्या बोल दिया हमने, पोलर सेल। ठीक है, ध्रुवीय कोशिका यानी पोलर सेल। अब यहां पर देखो, ये वाली और जो ये वाली कोशिका है, इनको क्या कहेंगे हम, सहायक कोशिका। ठीक है, ये क्या हुई, सहायक कोशिका। ठीक है, यानी कि सिनर्जिक सेल्स कहेंगे इनको। ये दोनों क्या कर रही है, सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। किसकी, अरे भाई इनके बीच में हमारी हीरोइन बैठी है, उसकी। कौन है हमारी हीरोइन, भाई साहब ये रही, जिसको क्या कहेंगे हम, अंड कोशिका। हाँ, अंड कोशिका। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एग सेल। अंड कोशिका यानी कि एग सेल। ठीक है, अभी सबको क्लियर। ठीक है, तो ये क्या है, ये ही अंड कोशिका जो है, ये क्या है, कहाँ लेके जाएं इसको, चलो यहां लेकर आते हैं। ये ही क्या है, ये है मादा युग्मक। मादा युग्मक है ये, समझ गए आप, यानी कि फीमेल गैमेट है ये है मादा युग्मक। ये जो बीच वाली हीरोइन है ना, ये है मादा युग्मक। तो अब हम जानते हैं कि किस तरह से युग्मक का निर्माण यहाँ पर हुआ है बीजाणु जनन क्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो गुरु बीजाणु जनन है, वो गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, और सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ना आप गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु बीजाणु, मैंने क्या बोला कि आज जो हम ये दोनों टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ समझ गए आप सभी। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बताया आपको, ये जो प्रतिमुख कोशिका है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ये जो प्रतिमुख कोशिका है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिवेशांत कोशिका। ठीक है, कोशिका इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, या तो प्रतिमुख कोशिका कह दो या प्रतिवेशांत कोशिका। ठीक है, आपको जो है अपनी बुक में यही नाम मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब अगर हम कहें कि ये जो प्रतिवेशांत कोशिका है, इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, क्या काम है इसका। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होता है ना, ये प्रोटीन और एंजाइम से भरी हुई होती है। याद रखना कि ये जो कोशिका है, ये प्रोटीन और एंजाइम से भरी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो बीच वाली कोशिका है, ध्रुवीय कोशिका, इसमें क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ। ठीक है, भोज्य पदार्थ इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, भोज्य पदार्थ। ये हमारी पहली हो गई। ठीक है, जिसमें प्रोटीन और एंजाइम है। ठीक है, प्रतिमुख कोशिका या फिर प्रतिवेशांत कोशिका, दोनों एक ही है। ठीक है, इनमें प्रोटीन और एंजाइम है, इसमें क्या है, भोज्य पदार्थ है। और ये जो क्या बोलते हैं, हमारी सहायक कोशिका है। ठीक है, सिनर्जिक सेल है, इसमें क्या होता है, ये पराग नली का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पराग नली का निर्माण करते हैं, तो किस लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए। इसका मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि इन तीनों के क्या कार्य हैं, ये मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तभी तो क्या होता है, ये जो द्वार है, बीजांड द्वार, ये पराग नली का निर्माण करेंगी। ठीक है, किसके लिए, नर युग्मक के लिए। ठीक है, कि भाई तुम्हें यहां से ही अंदर आना है, जो बीजांड द्वार है, यहां से अंदर आना है तुमको, और कहीं से अंदर नहीं आना है, क्योंकि तुम्हारे लिए गेट यहीं से खुलेगा। ठीक है, ओके, तो ये सब इतना था। तो यहाँ पर अब हमको क्या बात करनी है कि किस प्रकार से नर युग्मक, जो है, वो जो मादा युग्मक है, यहाँ पर ये जो मादा युग्मक है, इसको अलग कलर से शो कर देते हैं।
किस प्रकार से नर युग्मक इस मादा युग्मक तक पहुंचता है। ठीक है, कहाँ गई हमारा मादा युग्मक, ये रहा। ठीक है, और जिस तरह से पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं। तो चलो मैं बता देती हूँ कि नर युग्मक मादा युग्मक तक जिस प्रकार पहुंचता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, मादा युग्मक बन गया। अब अगले चैप्टर में, अगले जो लेक्चर है उसमें क्या बात करेंगे, हम परागण के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक तक किस तरह पहुंचता है। ठीक है, देखो ओके, तुमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है ना, जो हमने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा था कि भाई एक था, है ना, तो उससे क्या हुआ, एक से इस तरीके से डिवाइड होने लगा, डिवाइड हुआ तो देखो 4 बन गए, 1 2 3 4 बन गए थे। ये निभाग की साइड था, है ना। फिर क्या हुआ कि भाई देखो उसके बाद 2 केंद्रक बने थे, हमने बात करी थी, है ना। जब इसके बाद ये पूरा एक चौड़ा हो गया था, हाँ, फिर ये 1 से किस में हुआ था, 2 में डिवाइड हो गया था, 2 4 में हुए थे, 4 8 में हुए थे। फिर क्या हुआ कि भाई 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए, बीच में 2 आ गए थे, ऐसे ही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, देखो 3 इधर बन गए थे, 2 ही बीच में बने थे और 3 इधर बने थे। अब ये जो हमारी हीरोइन है, देखो जो अंड कोशिका है, ये छुपके कैसे बैठी है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, सहायक कोशिका है। ठीक है, इनके बीच में कुछ ये तंतु रूप से कुछ धागे धागे सी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। ओके, तो आगे क्या पढ़ेंगे, हमने भी बात करी थी, आगे बात करेंगे हम। आगे किसकी बात करेंगे कि भाई जो नर युग्मक है, नर युग्मक किस तरह से, जो प्रोसेस है, प्रोसेस किस तरह से मादा युग्मक तक पहुंचेगा। ठीक है, तो हम यहां पर बेसिकली किसकी बात करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे परागण की, यानी कि पॉलिनेशन। ठीक है, हम बात करेंगे परागण यानी कि पॉलिनेशन की। तो बच्चा लोग, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हमारी फ्लाइट जो है टेक ऑफ करके इतनी देर से चली आ रही थी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लैंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहुंच गए हम एयरपोर्ट पे। आप सब लोग अपनी अपनी सीट की पेटी खोल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, और क्या बोलूं, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से सारे डायग्राम समझ में आए होंगे। कोशिश करिए आपको अच्छे तरीके से समझाने की। कुछ ना समझ में आए तो ठीक है, अपना जो आप डाउट है वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चा लोग, अपने इस पायलट को अब परमिशन दो कि मैं जाऊं, ताकि अगली क्लास में जल्दी से फिर मैं आऊं। ठीक है, तब तक आप अच्छे से रिवाइज करो, सारे वीडियोस दोबारा देखो। ठीक है, और उनको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम परागण के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि हेल्प मिलेगी आपको जवाब देने में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, अच्छे से रहो, खुश रहो।